हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस पे। और जैसा कि हमने 8th क्लास की हिस्ट्री अपनी शुरू की हुई थी और उसका 7th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वुड डिस्पैच के बारे में। आज वहीं से अपनी कहानी को आगे शुरू करते हैं और देखिए जानते हैं कि वुड डिस्पैच के अंदर आगे क्या क्या बातें की गई थी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वुड डिस्पैच जो था ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। जैसा कि वो डिस्पेच कब आया था, 1854 के अंदर ही आया था। इसने क्या कहा कि भारतीयों को यूरोपियन यूरोपियन शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका मेंटल और उनका नैतिक विकास हो सके। क्यों चाहते थे? क्योंकि ये कंपनी क्या थी, ये एक व्यापारिक कंपनी थी और इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना था। इसलिए ये ऐसे भारतीयों को बनाना चाहते थे जो कि उनके लिए काम कर सके। इससे क्या बातें आएंगी उनको, यहाँ पर भी आप इससे समझ पाएंगे कि वो क्यों नैतिक विकास से उनका तात्पर्य क्या है। यहाँ पर देखिए, इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। इससे ये लोग क्या होंगे? सच्चे लोग हो जाएंगे, ईमानदार होंगे। क्या इससे पहले हमारे लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं थी क्या? अंग्रेजों के आने से पूर्व क्या भारतीय लोग बेईमान थे क्या? क्या वो झूठे लोग थे क्या? एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। ये बात आती है ना यहाँ पर, इस लाइन को आप पकड़िए। ये लोग चाहते क्या थे? ये लोग ऐसे चाहते थे जो कि अंग्रेजों के विचारधारा के अनुसार काम करने वाले हों। ऐसे नौकर चाहिए थे उनको, सिविल सर्वेंट चाहिए थे उनको, क्योंकि इनको कंपनी का व्यापार बढ़ रहा था। तो जो नौकरी करने वाले लोग थे वो इंग्लैंड से अगर जो इनको लाने पड़ते तो उनके लिए यहाँ पर इनको एचआरए वगैरह यानी हाउस रेंट है वो देना पड़ता, उनको सैलरी अधिक देनी पड़ती। लेकिन भारत के लोगों के पास क्योंकि काम नहीं था, व्यवसाय नहीं था, काम नहीं थे, तो इनको अगर जो छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो ये अंग्रेजों के गुण गाने लग जाते थे। इसलिए भारतीय लोगों के ऊपर ये अच्छा विश्वास कर सकते थे, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को यहाँ पे काम की तलाश में है और उसको यहीं पर काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो ये लोग देखिए अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों को कम पैसा दिया जाता था, लेकिन भारतीयों के लिए वही पैसा काफ़ी होता था। इसलिए ये लोग जो हैं अंग्रेजों के विश्वास पात्र ज़्यादा बनना चाहते थे ताकि अपनी नौकरी को बचाया जा सके। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है। बताया गया है कि भारतीयों का जो या यूरोपियन जो पूर्व का जो साहित्य है, न केवल उसमें गंभीर प्रकार के या विभिन्न प्रकार के त्रुटियां हैं, बल्कि क्या इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल ए सेंस ऑफ ड्यूटी। बल्कि ये लोगों के अंदर जो कर्तव्य की भावना है उसको उजागर करने में भी, उसको भी इंसिस्ट करने में भी, उसको भी बनाने में अक्षम है। एक कमिटमेंट टू वर्क, काम के प्रति लोगों का रुझान पैदा करने में भी ये साहित्य जो है पंगु है, कमजोर है। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ने ही ये भारतीयों के अंदर जो प्रशासनिक जो कुशलताएं होनी चाहिए वो डेवलप कर सकता है। क्या इससे पहले भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, गुप्त काल में जो कि सोने की चिड़िया था, साहित्य का विकास हुआ, जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग आकर के यहाँ पर क्या लेते थे? धार्मिक आश्रय लेते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। आप जानिए नालंदा, तक्षशिला, ऐसे ऐसे महाविद्यालय यहाँ पर हुए हैं जहाँ का ज्ञान विश्व को मार्गदर्शन प्रस्तुत करता था। तो ऐसे में भारतीयों को ये झूठा या इस ज्ञान को पंगु कैसे बता सकते हैं? फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, इसी का अनुसरण करते हुए सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। भारत के अंदर कई प्रकार के अंग्रेजों ने जो इनके जो मेजर्स थे, जांच पड़ताल के जो बहुत से प्रावधान लागू किए। क्या इसी के अंदर सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप, शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। क्यों की गई? टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, ताकि शिक्षा संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार क्या कर सके? नियंत्रण स्थापित कर सके। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा, क्योंकि इससे पहले भारतीयों को क्या शिक्षा दी जाती थी? भारतीय लोग गुरुकुल में चले जाते थे और गुरुकुल तक ही भारतीयों की जो शिक्षा थी वो सीमित थी। लेकिन इनके आने से भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया गया।
1856 के अंदर वही फिर एक बार मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वही कौन थे? आपके लॉर्ड डलहौजी का समय चल रहा था। 1857 के अंदर देखिए भारत के अंदर जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो जैसे कि मेरठ और दिल्ली के अंदर जो ये सैनिक विद्रोह हो रहे थे, वहीं पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के अंदर यूनिवर्सिटियां खोली जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के अंदर अंग्रेज कुछ अच्छे काम भी कर रहे थे, लेकिन उस समय पर ये बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पर ये केवल और केवल अपना फ़ायदा देख रहे थे, क्योंकि इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हों और जो इनके काम आ सकें, क्योंकि यहाँ से सस्ते मजदूर आज भी, आज के टाइम में भी भारत से सस्ते मजदूर कहीं पर नहीं मिलते हैं। यहीं पर आप देखें, अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी जो स्कूली शिक्षा थी उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, उसको भी बदलने का हर संभव प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या था वो डिस्पैच के, एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, यानी जो आपका पश्चिमी ज्ञान था उसके लिए क्या आर्गूमेंट किया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क द फाइनल ट्रम्प ऑफ दोज हु अपोज्ड ओरिएंटल लर्निंग। देखिए जो लोग क्या कर रहे थे, जो प्राच्य यानी भारत की जो प्राचीन पुस्तकें थी, प्राचीन साहित्य था, उसके प्रति जिन लोगों का रुझान था, उनका जो अपोज करने वाले थे, उनका जो विरोध करने वाले थे, उनके अंदर प्रमुख रूप से 1854 का डिस्पैच भी आपका शामिल था। क्या कहता है ये देखिए, वी मस्ट एम्फेटिकली declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts। क्या चाहते हैं कि हम भारत में जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं उसमें क्या है, उसमें प्राचीन जो भाषाएं वो डिफ्यूज हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर कला और साहित्य, सर्विस की बात की जाएगी, ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो सर्विस के करने के लायक हों, यानी जो अच्छे स्किल्ड पर्सन हो, अच्छी जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, फिलॉसफी के बारे में अच्छा ज्ञान हो, एंड लिटरेचर ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लिटरेचर को जानते हो। इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज। यदि हम इसका सार रूप में समझें तो इनका प्रमुख, ये लास्ट में एक हेडिंग डाल देते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोपियन साहित्य को, यूरोपियन जो नॉलेज थी, लर्निंग थी, उसको इनके अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहता था। आप समझ गए होंगे यहाँ से। ये देखिए उस समय का क्या दिया जा रहा है, जब ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्चर चल रहा है आपका। ये देखिए, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, ये आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके मुंबई यूनिवर्सिटी का। ये देखिए आप, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, उस समय इसका क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है अंग्रेजों के समय के दौरान। यहाँ पर देखिए एक मिशनरी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। यहाँ पर ये आपके श्रीरामपुर के अंदर जो पहला विलियम कैरे, कौन है ये व्यक्ति हैं विलियम कैरे, जिन्होंने श्रीरामपुर के अंदर पहला मिशनरी संस्था खोली थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, द आर्गूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। जो प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसकी आलोचना की जा रही थी, उस आलोचना के प्रमुख अगर जो पक्ष धरते थे तो वो थे आपके जो यूरोपियन मिशनरीज लोग थे, वो प्रमुख थे इसमें, जो कि 19वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। इन मिशनरीज का क्या मानना था कि जो उपदेशों के माध्यम से जो शिक्षा लोगों को प्रदान की जाएगी, उससे लोगों का जो चारित्रिक विकास है, नैतिक विकास है, वो होगा। एंड मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। और इन्होंने बताया कि लोगों का जो मोरल है, लोगों की जो नैतिक विकास है, उसको केवल और केवल जो क्रिश्चियन एजुकेशन है, जो ईसाई शिक्षा है, उसी के माध्यम से सुधारा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अंटिल 1813 तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज्ड टू मिशनरीज। 1813 का जब चार्टर एक्ट आता, उससे पहले तक जो कंपनी थी वो जितने भी ईसाई मिशनरीज आते थे उनका विरोध करती थी, उनको खुल करके सपोर्ट नहीं करती थी। क्या भय था, इट फियर्ड दैट मिशनरी एक्टिविटी वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग्स द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया।
कंपनी के अधिकारियों को ये लगता था कि यदि हम इनको मिशन जो ईसाई मिशनरीज आते हैं यदि उनको समर्थन देना शुरू कर देते हैं तो भारतीय लोगों को क्या हो जाएगा, इस पर संदेह होने लग जाएगा अंग्रेजों के ऊपर, जो कि हम भारत के अंदर हैं। अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटोरीज, इससे ये जो भारतीय जो अंग्रेज अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप नहीं कर पाते हैं। द मिशनरी सेटअप ए मिशनरीज एट सैरामपुर, ये सैरामपुर के अंदर इन्होंने पहले अपने जो कि 1819-20 के आसपास का जो टाइम था उस समय इन्होंने सैरामपुर या अपना बिहार वाला जो एरिया वहाँ पर इन्होंने अपना एक पहली जो संस्था थी वो खोली थी अंडर कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर खोली थी। ये व्यक्ति कौन था, ये स्कॉटलैंड का था, विलियम कैरी। और इन्होंने जो डेनमार्क की जो कंपनी थी उसके अधीन इन्होंने खोला था। ए प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन 1800 और 1800 के अंदर इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी थी और 1818 के अंदर इन्होंने एक कॉलेज सेटअप कर दिया था सैरामपुर के अंदर। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। 19वीं शताब्दी के जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई वह तब भारत के अंदर बहुत से जो मिशनरी स्कूल थे वो खोले जा चुके थे। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, हायर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिलेक्टेंट, यानी उदासीन हो गई। एक बार फिर उन्होंने अपना रुख पलटा और इन्होंने जितने भी मिशनरी स्कूल थे इनको खोलने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियंस, इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको गुस्सा और अधिक बढ़ जाएगा और ये लोग और ज़्यादा क्या करेंगे, क्रांति का रूप धारण कर सकते थे। अब आगे देखते हैं हम। अब अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम किया तो अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। अब ये सारा सिस्टम जो अंग्रेज बना रहे थे तो इससे स्थानीय स्कूलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। अब आप यहाँ से जानेंगे कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीयों के अंदर यहाँ पर स्कूली व्यवस्था क्या थी। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि क्या उस समय बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो वो कहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे, कैसे स्कूल होते थे, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक विलियम एडम नाम का एक व्यक्ति है जो स्कॉटलैंड का है। ये स्कॉटलैंड क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड को बाद में जाकर के इंग्लैंड अपने अधीन कर लेता है। तो ये स्कॉटलैंड के जितने भी आपके जो फिलोसफर आए हैं, जितने भी दार्शनिक आए हैं, वो ज़्यादातर स्कॉटलैंड के ही हैं। तो विलियम एडम जो थे ये स्कॉटलैंड के थे, एक ईसाई प्रचारक थे। इन्होंने भारत के विभिन्न जिलों का, पर्टिकुलरली बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और वहाँ पर इनको क्या बोला गया था कि आप इनका दौरा कीजिए और यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। और जब ये गया, ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, कि जो स्थानीय स्कूल हैं, स्थानीय भाषा के स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का क्या स्तर है उनके बारे में बताइए। जो एडम की रिपोर्ट थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एडम फाउंड दैट देयर वर 1 लाख पाठशालाएँ। कितनी पाठशालाएँ बताई गई यहाँ पर, बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख पाठशालाएँ बताई गई हैं। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, और बताया गया कि छोटी छोटी पाठशालाएँ थी और किसी भी पाठशाला के अंदर नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स नहीं, मतलब हर एक पाठशाला के अंदर लगभग 20 विद्यार्थी थे। बट द टोटल नंबर, अगर जो देखो 1 लाख पाठशालाएँ हैं और उसके अंदर एक पाठशाला के अंदर एक 20 स्टूडेंट हैं, तो सीधी सी बात है 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने वाले थे उस ज़माने के अंदर। तो ऐसे में टोटल नंबर बहुत ज़्यादा बन जाता था। पाठशालाएँ क्या होती थी, तो दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप, कहाँ पर ये पाठशालाएँ सेटअप की जाती थी, वेल्दी पीपल की होती थी, लोकल कम्युनिटी की होती थी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर, कभी कभी ये किसी गुरु के द्वारा भी वहाँ पर सेटअप कर दी जाती थी, गुरु के द्वारा भी सेटअप कर दी जाती थी। क्यों की जाती थी ये देखिए, इनका सिस्टम क्या रहा होगा। उस समय का सिस्टम काफ़ी लचीला था। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल था। बच्चे जब चाहे स्कूल चले जाते थे, जब चाहे उनकी छुट्टी हो जाती थी। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट द टाइम, यानी आज की कुछ बातें उस समय के स्कूलों के अंदर भी देखने को मिलती थी। नो फिक्स्ड फीस, यहाँ पे देखा जाए तो फिक्स का कोई सिस्टम नहीं था। नो प्रिंटेड बुक्स,
कोई छपी पुस्तकें नहीं थी, नो सेपरेट बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं थी, नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, यानी किसी प्रकार का आज जो हम स्कूल में जाते हैं प्रतिदिन हाजिरी होती है, बच्चों को नोट दिए जाते हैं, काम करने के लिए दिया जाता है, न एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। अब उस घंटी के बाद वो टीचर आता है, उसके बाद वो टीचर आता है, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था। तो उस समय क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन सम प्लेसेस क्लासेज वर हेल्ड अंडर बनियन ट्री, किसी बरगद के पेड़ के नीचे क्लासें चल रही हैं, किसी मंदिर के, किसी गांव के कॉर्नर में, किसी दुकान के पास, किसी मंदिर के अंदर, किसी गुरु के घर के अंदर ही कोई क्लास चल रही है, इस प्रकार का सिस्टम चलता था। फीस की बात करें तो फीस डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो बच्चों की फीस होती थी वो परिवार की इनकम के आधार पर होते थे। जैसे कि जो अमीर लोग थे उनको ज़्यादा फीस पे करनी होती थी, जबकि गरीब लोग कम फीस पे करते थे। शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा वाज ओरल, मौखिक शिक्षा होती थी। गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और जो अध्यापक जो होते थे वही निश्चय करते थे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेज, अलग अलग क्लासरूम नहीं होते थे, सभी बच्चे एक साथ बैठते थे। बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से जो अध्यापक था वो 2-3 बच्चों को अपने पास बैठाता था, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको शिक्षाएं दी जाती थी। शिक्षा ओरल होती थी, मौखिक होती थी, उनके साथ बैठ करके शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, बातचीत करते थे, अलग अलग बच्चों के समूह बना करके बातचीत करते थे। कोई 4 बच्चों का समूह ले लिया, अगर जो बिल्कुल नए बच्चे आए हैं, 3 बच्चे आए हैं, तो 3 बच्चों के समूह को लेकर के स्टार्टिंग वहाँ से कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। यहाँ पर आगे बात करें, एडम की बात करें तो एडम महोदय ने क्या देखा? एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। ये जो फ्लेक्सिबल जो सिस्टम था ये स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार था। यहाँ पर यदि आप देखें, क्लासेज वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, जैसे कि गांव के अंदर काम का जो समय होता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है, फसलों की कटाई का जो समय होता है, उस समय क्लासें नहीं लगती थी, पाठशाला उस समय बंद हो जाती थी। और जैसे ही फसल कटाई का समय बंद होता था, फसलें क्लासें दोबारा से शुरू हो जाती थी। पीजेंट्स फैमिली के बच्चे जो हैं, क्योंकि खेतों में काम करवाते थे, तो अन्य कार्य भी जो घर में होते थे वो काम करते थे, और जब ये कार्य फिनिश हो जाते थे तो फिर से क्लासेस शुरू कर दी जाती थी। तो इस प्रकार का सिस्टम चलता था एजुकेशन का उस ज़माने के अंदर। यहीं पर हम अगला इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। अब देखिए, अंग्रेज जब आ गए थे तो 1854 का जो हमने चार्ल्स वुड का जो डिस्पेच देखा था, चार्ल्स वुड का जो डिस्पेच देखा था, घोषणा पत्र देखा था, नीति पत्र देखा था, उसमें क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यू रूटीन न्यू रूल्स, ये आए हैं आपके 1854 के अनुसार अप टू द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी यानी आपका टाइम आ गया 1850। इस समय तक क्या था? द कंपनी वाज कंसर्न्ड प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेजों को कौन चाहिए थे? अंग्रेजों को नौकर चाहिए जो उनको सस्ते कीमत पर यहाँ पर सस्ते मजदूर मिल सकें, और ऐसे टेस्ट हो उन लोगों का जो कि क्या हो, सोचने में, दिखने में क्या हो, अंग्रेजों जैसे हों, लेकिन जन्म उनका भारत के अंदर हो। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। इस जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनके अंदर इन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। 1854 का जो ड्राफ्ट था उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ये निर्णय लिया कि इम्प्रूव किया जाएगा, वर्नाकुलर एजुकेशन के अंदर सिस्टम को सुधारा जाएगा। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा है उसी के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन ला करके किया जाए। क्या किया जाए? रूटीन वर्क इनको दिया जाए, एस्टेब्लिश रूल इसके अंदर फॉलो करवाए जाएं, रेगुलर इंस्पेक्शंस किया जाए, यानी कि लगातार नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, जो वहाँ पर स्थानीय अध्यापक थे, टीचर थे, उन्हीं को ग्रांट देना शुरू कर दिया। उन्हीं को यानी एक तरह से सरकार के तौर पर, सरकारी अध्यापक के तौर पर उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। और एक एक अध्यापक के नीचे, जैसे कि पाठशालाएं छोटी होती थी, 20-20 बच्चों की पाठशाला होती थी, तो 8-8, 10-10 पाठशालाएं एक एक अध्यापक को दे दी गई वहाँ का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो हाउ वाज दिस टू बी डन? ये किया कैसे जाए? अंग्रेजों ने ये सोचा कि इनके अंदर जो नियम कायदे कानून वो कैसे लागू किए जाए। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? कौन से जो
नियम है, कौन सी जांच पड़ताल कंपनी को करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पंडित को अपॉइंट करना शुरू किया, यानी सरकार जो कंपनी थी वो इनको सैलरी देगी और इनको ईच इंचार्ज लुक आफ्टर 4-5 स्कूल्स। मैंने बताया था ना 20-20 बच्चों के स्कूल है तो 5-6 स्कूल एक पंडित को सौंप दिए गए। इनका प्रमुख कार्य क्या था, वो स्कूल की पाठशाला का दौरा करेंगे और वहाँ के जो सिस्टम है उसको सुधारने का, टीचिंग है, टीचिंग स्टैंडर्ड को सुधारने का काम करेंगे। गुरु को क्या बोला गया, आस्क टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और समय समय पर ये अपनी रिपोर्ट बना करके कंपनी अधिकारियों को सौंपेंगे लगातार, और नियमित रूप से टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। अब जो मौखिक प्राचीन शिक्षा होती थी उसकी जगह पर टेक्स्ट बुक आधारित में लर्निंग होगी, और टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एन एनुअल एग्जामिनेशन, और परीक्षाएं भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी, यानी एनुअल परीक्षाओं का दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया। स्टूडेंट्स को पूछा क्या किया जाएगा, यहाँ पर पे करना पड़ेगा, रेगुलर फीस देनी पड़ेगी, क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी। अब इससे आप समझे होंगे कि यहाँ पर अब गरीबों के ऊपर मार पड़ने वाली है, जो हार्वेस्ट टाइम में मजदूरी करते हैं उन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों की सीटें फिक्स की जाएंगी, बच्चों को नए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो पाठशालाएं थी, ये पाठशालाएं कैसे, क्या सभी पाठशालाओं ने, यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है, भारत के अंदर जो पाठशालाएं चल रही थी क्या उन सभी पाठशालाओं ने इस सिस्टम को अडोप्ट किया? जिन पाठशालाओं ने अडोप्ट नहीं किया उनका क्या हुआ होगा? पाठशालाएं विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी जिन्होंने इसको अपनाया उनको सरकारी मदद दी गई, जिन्होंने इसको अनविलिंग किया, इसको नहीं चाहा, उनको अपने हिसाब से डिके होने दिया, वो अपने आप खत्म होते चले गए। ओवर द टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, यानी जो शिक्षक अपने, जो गुरुजन अपने स्वतंत्रता कायम रखना चाहते थे, आगे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार उनको क्या मदद नहीं दे रही थी, और जो सरकारी मदद से चलने वाले संस्थाएं थी वो क्या कर गई, प्रोग्रेस कर गई। इससे क्या हुआ, द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस, इसके और भी कुछ भयंकर परिणाम निकले। क्या थे? अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन, जो यहाँ मैंने अभी बताया था कि पुअर पीजेंट्स जो थे वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, वो उनको पाठशालाओं के अंदर बच्चों को भेजना अब मुश्किल हो गया। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था, फ्लेक्सिबल था, अब क्या हो गया, रिगिड हो गया, कठोर हो गया। डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, यहाँ पर बच्चों को हर रोज जाना था। ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, चाहे हार्वेस्ट टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा मार पड़ी गरीब फैमिलीज के ऊपर, उनको खेतों में काम भी करना था, और जिससे कि ये बच्चे, अपने जो गरीब परिवार के बच्चे थे, वो स्कूल में अपने आप को इनएबिलिटी शो करने लग गए। इससे को, और ये जो इनएबिलिटी थी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में रख दिया गया। इससे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो ड्रॉप आउट हो गए, गरीब लोगों के बच्चे। अब यहाँ पर देखिए एजेंडा क्या तैयार किया गया। अब ये एजेंडा जो है ये हम चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, केवल अंग्रेज लोग ही भारत की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education, क्योंकि भारतीय लोग भी, जिसके अंदर राजा राम मोहन राय जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर माने जाते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर माने जाते हैं, इन्होंने उस समय की शिक्षा पर बल दिया और पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने, वो भारतीय सिस्टम को सुधारने के पक्ष में थे। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स ऑफ यूरोप, ये जो यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी, विकास उससे काफ़ी प्रभावित थे। सम इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, इन लोगों का मानना क्या था कि यदि यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता शुरू हो जाती है, पश्चिमी शिक्षा शुरू हो जाती है, तो भारतीयों का विकास होना शुरू हो जाएगा, आधुनिकता में प्रवेश कर जाएगा भारत। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, उन्होंने अंग्रेजों से और अधिक स्कूल खोलने की प्रार्थनाएं की, कॉलेजेस खोलने की प्रार्थना की, यूनिवर्सिटी सेटअप करने की एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर और अधिक पैसा खर्च करने के लिए बोला गया। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दिस एफर्ट्स इन द नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक के अंदर हम इनके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जो भी साथी अपने इस डिटेल्ड
शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर हमारे द्वारा जो वीडियोज़ डाली जाती हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।